हाँ जी एस्पायरेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज हम हाजिर हैं डे 5 मैथ्स की क्लास में। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल कह सकते हैं, मतलब अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उससे थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि आज हम अपनी 5वीं क्लास में हैं तो स्टैंडर्ड तो थोड़ा बढ़ाना बनता है। और बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। क्या है पहला सवाल? द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 854. If the LCM is 60 times of the HCF and one of the number is 70, then other number is. अब देखो ये जो सवाल है ना, आराम से आप पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो, समझ लो। मेरे समझाने से पहले जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो, ठीक है? अगर हो सकता है आपको पहले ही बन जाए, और नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं ना, ठीक है? चलो तो देखो, अब यहाँ पे ना एलसीएम और एचसीएफ के बीच दो रिलेशन दिया है। पहला तो उनका सम दिया है और दूसरा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो इस सवाल को देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमने मान लिया एक को एक्स मान लिया, ठीक है, किसी को भी एलसीएम और एचसीएफ को, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 854 माइनस एक्स, है ना? और अगर हम इधर से जाते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले से, और अगर हमने मान लिया एलसीएफ एचसीएफ को, चलो ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, अगर हमने एचसीएफ को एक्स मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 60x हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें हम कंफर्टेबल हैं या इसमें कंफर्टेबल है? तो मैं तो यहां कंफर्टेबल हूं, ठीक है? तो अब जो है ये नहीं कि सर ने बता दिया तो हम ऐसे कर लेंगे, यहां से भी सवाल बनेगा और यहां से भी सवाल बनेगा। बट आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो ना, और मैं आपको बता सकता हूं कि देखो ये थोड़ा कंफर्टेबल है, क्यों? कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, बन तो वहां से भी जाएगा बट वो थोड़ा रास्ता हमारा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए हम हो गया हमारा बेसिक। अब हम सवाल करते हैं शुरू। तो मान लेते हैं हम कि जो एचसीएफ है वो एक्स है। क्वेश्चन आपने पढ़ा तो हमको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? मान लिया एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम जो है वो हो जाएगा 60x। क्यों होगा? आ गया समझ में? फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम 10th क्लास में होते तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन यहां हम कंपटीशन के लिए बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती, थोड़ी थोड़ी करती है सीखने के लिए, ठीक है? तो देखो अब क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है? 854। तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है और एलसीएम भी आ चुका है। तो दोनों का जो सम है वो कितना है? 854। देखो बन रहा है सवाल, ठीक है? 61x इज इक्वल्स टू 854, x इज इक्वल्स टू 854 अपॉन में 61। काटते हैं, 61 1 जा 61 और इधर बचेगा 61 20 81 और 4 85, यानी 24 बचेगा, ठीक है? और 4 ये वाला 244, तो 61 2 जा 122 और 4 जा 244, है ना? डबल हो गया। तो देखो 4 बार में, तो यानी कितना आया? तो देखो एलसीएम हम एचसीएफ कितना आया? 14 आया, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 इंटू 14, है ना? मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो देखते हैं आगे कुछ फायदा हो जाए शायद। अब जो दूसरा, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा जो इसमें लग रहा है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपको थोड़ा बहुत याद होगा या पूरा याद होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब कि भाई साहब ये एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर हैं, है ना? इनका कुछ ना कुछ एलसीएम होगा और इन्हीं का कुछ ना कुछ क्या होगा? एचसीएफ होगा। निकालते हैं ना एचसीएफ और एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और एक तरफ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। फॉर एग्जांपल ये 10 है, ये 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 150 150। और 10 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा? 5। और 10 और 15 का नहीं सॉरी एचसीएफ 5 आएगा, हाँ। और 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। निकाल के देख लो आप, इसलिए सिंपल नंबर लिया, ठीक है? 30 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। ए और बी यानी 10 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा? तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब देखो हमारे पास एलसीएम है, कितना है? 60 इंटू 14। हमारे पास एचसीएफ भी है, कितना? 14, ठीक है? इज इक्वल्स टू एक नंबर हमारे पास है, मान लेते हैं ए है, और हमको क्या निकालना है? बी। तो ये देखो 60 इंटू 14 इंटू 14,
अपॉन में 70। देखो नहीं काटने का हमें थोड़ा फायदा मिल गया, ये देखो काट दिया हमने, ये और ये कितनी बार में, 2 बार में, है ना। तो 6 दूनी 12 इंटू 14, और ये कितना होगा मल्टीप्लाई होके 12 को 10 बार 120 और 48 168। ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका यूज करो यार, ठीक है। 168, तो इसका आंसर क्या है 168। बहुत अच्छा सवाल है, और देखो 2 कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, तो आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये, ठीक है। ये लीजिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, दिख रहा है ना। और ये क्वेश्चन आपके हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्या है अगला सवाल? अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, हमने पीछे के क्लासेस में भी किए हैं, बट ये वाला जो सवाल है वो उनसे थोड़ा अलग है, और इस सवाल को मैं कोशिश करूंगा 2 तरीके से बताने की। एक बेसिक तरीका जो आपको सिखाएगा कि करते कैसे हैं, और एक दूसरा तरीका जो आपको एग्जाम में टाइम बचाने के काम आएगा। तो पहला तरीका थोड़ा लेंदी होगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक अमाउंट है, ठीक है। हम अच्छा इससे पहले एकदम दिमाग में सिंपल इंटरेस्ट करते वक्त क्लियर रखो कि पी, जो अमाउंट की बात हो रही होगी, मतलब जिस पे सारा कुछ हो रहा होगा वो पी होगा, जिस रेट की बात हो रही होगी वो आर होगा, जितने टाइम के लिए बात हो रही होगी वो टी होगा, और हाँ वो इतने रेट पे इतने टाइम पे इतना अमाउंट, कुछ ना कुछ पैसा उसका ब्याज बनेगा, वो एसआई होगा, और जो पी और एसआई को जोड़ के जो आएगा ना वो अमाउंट होगा। अमाउंट लिखा हुआ नहीं रहेगा, अमाउंट की यही अमाउंट है, मिश्र धन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। आपको पिक करना है कि ये मूलधन है, ब्याज है या मिश्र धन है। टाइम और रेट तो देखो फटाक पिक हो जाता है, परसेंटेज है तो वो रेट होगा, ईयर में है तो वो टाइम होगा, बट ये हमको दिक्कत करता है कि तीनों रुपीज में होते हैं, है ना, मूलधन, ब्याज और मिश्र धन। तो आपको पिक करना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि 3 साल में इतना हो जाता है, तो ये मूलधन है? नहीं, कोई मूलधन होगा, उसमें कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा, और हो कितना गया, इतना, तो ये मिश्र धन यानी कि अमाउंट है, और फिर 5 साल में इतना हो जाता है। तो गौर करो 2 साल 2 कहानियां दी हुई हमें। तो पहले तरीके में हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, जहां हम जानते हैं एसआई बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। अब देखो इसमें एसआई भी नहीं दिया, पी भी नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, ये जो है हमारा ये अमाउंट यानी मिश्र धन जो कि हो गया है, इससे अगर हम पी को, प्रिंसिपल अमाउंट को, मूलधन को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एसआई मिलेगा ना। जैसे समझो ना, मान लिया कि 100 रुपए का मूलधन है और 10 रुपए का क्या है, ब्याज है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 110 रुपया ना। ये हिंदी में मिश्र धन कहलाता है, ठीक है, और इंग्लिश में अमाउंट कहलाता है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे एसआई चाहिए, मुझे एसआई चाहिए, तो ये जो टोटल अमाउंट है उससे अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा, 110 से 100 को माइनस करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा ना। तो वही मैं यहां करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी, यानी 2 3 कितना 5 6 माइनस पी। अच्छा ये अपॉन में 100 लिख लो यार, ठीक है। चलिए तो अब देखो पी भी हमको नहीं पता, आर भी नहीं पता, और टी हमको पता है 3 ईयर, और ये नीचे कितना है 100 है। तो हम देखो क्या करने वाले हैं, इधर देखो 100 ले आएंगे, 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 नहीं कितना 2 3 5 6 माइनस पी, और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा पी आर, ठीक है। अब ये क्यों लिया है हम आपको बताएंगे अभी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, स्कूल प्रेजेंटेशन में हम ऐसे लेते, लेकिन यहां हमें जरूरत नहीं है, आंसर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो फिर बोल रहा है वही अमाउंट जो है ना, प्रिंसिपल वही है, लेकिन और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, यानी पी और आर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो 5 साल टाइम बढ़ा ना, तो देखो अमाउंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस बार जो है ध्यान से देखिए, फिर से हम जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। क्या इस बार जो हमारा है एसआई 2660 माइनस पी, ये एसआई होगा ना, कितने के लिए, उसी प्रिंसिपल के लिए, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, इज इक्वल टू ये। डन हो गया सवाल, यहां तक समझ आया। अब देखो यहां भी पीआर है, यहां भी पीआर है, और पीआर की वैल्यू क्या है, ये है, तो हम इसको आसानी से यहां पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ना, करें, पुट करते हैं, ठीक है। देखो 2660 माइनस पी,
ठीक है, इज इक्वल टू पी आर की जगह पुट करिए 100 इंटू 2 3 5 6 माइनस पी, डन। पी आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, अपॉन में कितना 3, ठीक है, इंटू 5 और ये वाला 100, ठीक है। अब देखो ये गया कैंसिल, ठीक। अब हम 3 को क्या कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, चलो करते हैं, साथ के साथ हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये तो -3p हो जाएगा, हो गया जी। अब देखो 3 इंटू 0, आप फटाफट क्या करो यार, ठीक है, 0, हाँ 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19 और 3 2 जा 6 और 1 7, 7980 माइनस 3p। अब यही काम हम किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। करते हैं 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 2 जा 10 और 1 11, डन, माइनस 5p। अब हम क्या करें, थोड़ा ऊपर कर ले, चलिए कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 5p इधर माइनस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। 5p माइनस अपनी जगह पे है 3p, 11 7 8 0, ये देखो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस, इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 7 9 8 0 अपॉन में कितना, चलो चलो कितना, 17 में से 9 गया 8 और ये 10 में से 7 गया 3, इज इक्वल्स टू 2p। अब ये देखो p से p हमारा क्या हो गया, कट गया, कितना आएगा 1900। तो हमसे क्या पूछ रहा था, द वैल्यू ऑफ सम इज 1900, ठीक है। देखो करो, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक को क्या करने की कोशिश है, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, डन। दूसरा तरीका, इस तरीके में बातें बहुत की गई हैं और लिखा भी बहुत गया है ना। और ऐसा होता है कि पेपर में हमारा टाइम बचे, तो पेपर में टाइम बचाने के लिए हम दूसरा तरीका तो कर लेंगे, लेकिन वो दूसरा तरीका तभी और पुख्ता हो पाएगा जब ये नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको मिटा रहे हैं और इसी को फिर कर रहे हैं दूसरे तरीके से। क्या है वो दूसरा तरीका, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि वही क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, लेकिन इस बार फिर से दूसरे एंगल के लिए पढ़ते हैं कि 3 साल में इतना हो जाता है और 5 साल में इतना। तो बताओ 2 साल प्रिंसिपल तो उतना ही था, हर साल बढ़ क्या रहा है, ब्याज बढ़ रहा है ना। तो देखो कितना आसान है, 2 साल का ब्याज जो, पेन तो लिया ही नहीं हमने, है ना। तो जो 2 ईयर है, 2 ईयर के लिए जो ब्याज है वो क्या होगा, देखना, SI फॉर 2 ईयर 2660 और 2356, है ना। घटाइए इसको, कितना, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0 और इधर कितना बचा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 2 साल का ब्याज कितना है 304 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज होगा, तो 2 साल का ब्याज इतना है ना, तो जो 1 ईयर है इसके लिए ब्याज कितना होगा 304/2। यही चीज आप 10-20 के लिए कर लेते हैं ना। देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 20 रुपया है, तो 1 साल का कितना होगा 10 रुपया ना, हर साल तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है ना, ठीक है। तो देखो इसको काटिए, कितना 152, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, इतना हो गया 152, ठीक है। अब देखो क्या हम करेंगे, 3 साल में जो है वो पैसा इतना हो गया, ठीक है। तो ये 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल में ये अमाउंट जो है कितना हो जाएगा, यानी कि देखो हर साल इस कंडीशन में ना, हर साल ब्याज कितना लग रहा है 152, दूसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा 152, तीसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा 152, हाँ या ना। चौथे साल, 5वें साल 152, हर साल 152। तो देखो 3 साल का हमें पूछ रहा है, तो या तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 बार क्या कर दें, प्लस कर दें। तो हमने यहां लिख ही लिया है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 5 5 15 हो गया और ये 456। अब ये देखो 3 साल का ब्याज निकला है बाबू 456। अब फिर देखो यहां पे 3 साल में, तो अभी मैंने क्या बोला था कि कोई भी जो अमाउंट होता है ना वो क्या होता है, P होता है प्लस उसमें क्या होता है SI होता है, ठीक है। तो वो देखो अमाउंट
कितना है 2356। इस 2356 में कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल है और कुछ ना कुछ क्या है, ब्याज है। तो 3 साल का ब्याज कितना है, 3 साल में इतना हो गया ना, तो 3 साल में पी हमारा इतना था और ब्याज कितना है 456 है, तो पी हमारा कितना रह जाएगा 2356। इसको इधर लाएंगे -456, 0 23 में से 4 जाएगा 19 बचेगा। ठीक है, तो ये देखो पी हमारा कितना हो गया 19। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये तरीका फिर बोल रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप ये तरीका अपना सकते हो। और देखो नहीं, बाद में बात करेंगे, एक बात करनी है आपसे, बट वो बाद में करेंगे। तो अभी फिलहाल ये ले लीजिए आप अपने लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी दिए हैं और इस बार ऑप्शंस भी दिए हैं, तो आपके लिए थोड़ा हो गया आसान। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट और करिए साथ के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए अगला सवाल एज से रिलेटेड। ये 5 दिन में आज पहली बार हम एज से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। ठीक है, और सवाल भी नॉर्मल वाला नहीं है, इसमें देखो एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अभी करते करते आपको पता चल जाएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम्स द एज ऑफ सम ऑफ, क्या है, 8 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स एट प्रेजेंट। आफ्टर 8 years his age will be 2 times the sum of ages of his 2 sons. Okay, present age of Harish is। आराम से क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ स्टार्ट भी कर दो पढ़ते हुए, मतलब कॉपी पे बनाना। तो अब देखो यहाँ पे हरीश जो हैं, उनकी जो एज है वो, उनके 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्र की जो एज है ना, जो दोनों का सम है उससे 8 टाइम्स है। एक पुत्र वाला सवाल होता है तो आसानी से बन जाता है। ठीक है, यहां तो 2 पुत्र हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पुत्र को फिलहाल एक ही मान लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। मान लिया जो हरीश की एज है, जो भी है, ठीक है, इतना है, एच है, ये हरीश की एज है, डन। जो कि उनके दोनों पुत्रों के एज की कितनी है, 8 गुना है। तो पुत्र का कोई एज, मतलब दोनों पुत्रों की एज हम मान लेते हैं कि वो एक्स है। कुछ ना कुछ होता ना, आप पहले पुत्र को ए, दूसरे पुत्र को बी मानते ब्रैकेट में, और फिर वो क्या करते, आप दोनों को प्लस कर देते। तो हमने प्लस करके ही बोल दिया कि कितना है, एक्स है। समझिएगा, हरीश की जो एज है उनको हम कंपेयर किनसे कर रहे हैं, उनके दोनों पुत्रों से। ठीक है, अब हरीश की एज जो है वो दोनों पुत्रों के एज का 8 टाइम्स है। तो दोनों पुत्रों की एज और हरीश की एज, और हरीश की एज कितनी है, 8 टाइम्स है, तो हम इंटू क्या कर दें, 8 कर दें। डन। क्यों, क्योंकि हरीश की एज कितनी है, 8 टाइम्स है। और यहां हम कर देते हैं गलती। ठीक है, क्या गलती करते हैं कि गौर करो, हम क्वेश्चन के फ्लो में पढ़ते हैं कि पिता की एज 8 टाइम्स है, तो हम पिता के एज में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी हो जाती है दिक्कत। तो देखिए मैं क्या मतलब, चलो जैसे देखो, इसकी एज मान लिया 80 है, तो इन दोनों की एज का सम मान लेते हैं कि 10 है। तो अब बताओ मुझे कि ये तो 8 टाइम्स हो गया ना इसका, तो इधर अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। तो 8 से हम किधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर ना। तो अब तो हमारा ये इक्वेट हो पा रहा है, 80 बराबर 80। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल हो ना, तो एज में मल्टीप्लाई करना है पुत्र के एज से, ना कि पिता के एज से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हरीश की एज जो है, यानी कि जो पुत्रों की एज है उसका, पुत्रों की एज के सम का 8 टाइम्स किनका एज है, हरीश का एज है। डन हो गया, पहली समस्या दूर। अब आते हैं दूसरी समस्या पे। 8 साल बाद, अब एक बात बताओ, हरीश जी आज एच ईयर के हैं, तो आज से 8 साल बाद कितने ईयर के होंगे, आज से 8 साल बाद, आज से 8 साल ज्यादा होंगे, यानी +8। और उनके पुत्रों की आयु कितनी है, कितनी है, एक्स है ना वर्तमान आयु। ठीक है, आप कहोगे 8x है, 8x नहीं है, 8x हमने कंपेयर करने के लिए किया है। मान लेते हैं, हमने क्या माना है शुरू में, इनका एज को h माना है, और इनके एज के सम को कितना माना है, प्रेजेंट में x माना है। डन। तो ये देखो, ये भी 8 साल बाद कितने बड़े होंगे, 8 साल बड़े होंगे। डन, कोई दिक्कत, हरीश जी 8 साल बड़े हुए, तो ये बच्चे भी क्या हुए, 8 साल बड़े हुए। लेकिन यहां फिर से आता है ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है कि गौर करो, ये जो है ये एक बच्चा नहीं है, 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चों का क्या है, सम है। तो एक बच्चा अगर 8 साल बढ़ेगा तो दूसरा भी तो 8 साल बढ़ेगा। तो इधर तो 8 साल प्लस हुआ है, लेकिन इधर कितना प्लस होगा बाबू लोग, 16 साल। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी बीच में जो प्रॉब्लम्स जान के मैं ये गलत लिखता हूं ना, ये आप
जो स्टूडेंट्स है ना वो एक्चुअली यहाँ पे ये गलतियां करते हैं, तो अब भी वो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा ना, तो आप वो गलतियां ना करोगे। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो क्या है, ये है हमारे ये भाई साहब हरीश जी की, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम इक्वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये देखो, मतलब कि क्या इसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये H प्लस, अच्छा नहीं आगे, पहले एक सवाल का एक पार्ट अभी बाकी है। तो ये देखो 8 साल बाद ये कहानी है, और ये दोनों, मतलब ये 8 साल बढ़े, लेकिन ये दोनों बच्चे थे तो 8 साल बढ़ के कितने हो गए, 16 साल हो गए। फिर आगे क्या है, दोनों पुत्रों की आयु के एज की दोगुना होगी। तो अब देखो, अब ये जो एज है ना इसका 2 टाइम्स रह जाता है। तो अब बताइए फिर से, हरीश की एज 2 टाइम्स है, लेकिन हम मल्टीप्लाई किधर से करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम इधर से करेंगे। डन। तो चलिए h प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x प्लस कितना 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 32। डन। h माइनस 2x इज इक्वल्स टू 24। h की जगह हम क्या ले सकते हैं, 8x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 24। कितना हो गया ये, 6x इज इक्वल्स टू 24, x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 6, नहीं सॉरी, देखो आपको बताते हुए मैं भी गलती कर देता हूं। क्या किया, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। आ ही नहीं रहा। क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, तो अभी कुछ एरर हो चुका है टेक्निकल, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखो 4 आया। अब एक बात बताइए, कितना आया, 4, यानी दोनों बच्चों की एज कितनी है, उनका सम 4 है ना, और हरीश जी जो है उससे कितने साल ज्यादा है, मतलब कितना टाइम ज्यादा है, तो 8 इंटू 4 यानी कि 32। तो हरीश जी की एज अब भी कितनी है, 32 ईयर्स। डन। ठीक है, यहां क्वेश्चन मिट गया है, तो आप थोड़ा पीछे ले लेना। ठीक है, और उसके बाद आप देख लेना। ठीक है, फिर मैं करूंगा तो कुछ एरर आएगा और फिर हमें दिक्कत होगी। ये लीजिए क्वेश्चन करने के लिए हो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, आगे लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड आई थिंक दिस इज द 4th क्वेश्चन। और ये 4th क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, रेशियो है और एवरेज है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं रेशियो क्या है और फिर एवरेज क्या है। बोल रहा है एक कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 स्टूडेंट्स, और रेशियो जो है वो है 3:2। तो चलो हम लिखते हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मान लेते हैं कि जो बॉयज हैं, इधर बॉयज हैं और इधर क्या है, गर्ल्स हैं, और रेशियो कितना है, 3:2। और हम जानते हैं रेशियो में हम वेरिएबल लगा सकते हैं, तो 3x ये टोटल बॉयज हो गए और ये कितने हो गए, टोटल गर्ल्स हो गए, और मिला के कितने 40 ना। तो देखो 5x इज इक्वल्स टू 40, तो इससे काट दो, x इज इक्वल्स टू 8, यानी x की वैल्यू जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। तो अब 8 बॉयज जो है वो 3x है, तो 3 इंटू 8 कितना 24 बॉयज, गर्ल्स कितना 2x है, तो 2 इंटू एक्स यानी 8 इंटू 2 16 गर्ल्स। ठीक है, तो अब देखो 24 बॉयज और 16 गर्ल्स हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 आएगा। ठीक है, रेशियो बढ़िया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपका बहुत कुछ सुधर जाएगा। अब आगे आते हैं, लड़कों का औसत अंक, मतलब इस पेपर में जो लड़कों को मार्क्स मिले हैं ना, तो वो एवरेज मार्क्स कितने हैं 42, और लड़कियों को मिलने वाले एवरेज मार्क्स कितने हैं 46। तो अब देखो अब यहां पे ना एवरेज का एक टर्म आता है, तो एवरेज में क्या होता है, जैसे मान लिया, ध्यान से सुनना, 10 बॉयज हैं, ठीक है, और हर बच्चे का एवरेज मार्क्स जो है ना वो 12 है, यानी कि 10 बच्चों को कितने 12-12 मार्क्स मिले हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम मिले होंगे। एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो जब मैं एवरेज की क्लास लूंगा तो आप सीख लेना। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल को हम कर रहे हैं तो एवरेज पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बट थोड़ा आपको मैं बता दूंगा। तो देखो 10 बच्चों के मार्क्स एवरेज अगर 12 है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा, हर बच्चे का ना 12 12 12 12, और ये 10 तक कितना चलेगा 12। और एवरेज पता है कैसे बनता है, मान लिया इस बच्चे का 11 है और इस बच्चे का 13 है, इन दोनों को भूल जाओ, तो ये देखो
दोनों बच्चे का मार्क्स कितना होगा, एक का 11 एक का 13, लेकिन एवरेज कितना बनेगा 12। कैसे, इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 40 बच्चों का नहीं 24 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है 24 बॉयज का वो कितना है 42। तो 24 बच्चों का जो है 24 बच्चों का जो टोटल मार्क्स है वो कितना होगा पता है आपको, 24 बच्चों का टोटल मार्क्स होगा 24 इंटू 42। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है बहुत अच्छा। चलो एक और फॉर्मूला बता देता हूं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, टोटल अपॉन में नंबर। चलो आप लोग ट्रिक फॉर्मूला समझते हो तो वहां से भी शायद समझ जाओ, तो अब सिर्फ इसको देखो ध्यान से। तो जो एवरेज मार्क है वो कितना है बाबू लोग 42 ना, देखो 42। टोटल बॉयज कितने हैं 24 है ना, ठीक है, क्या है, हाँ एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज इज इक्वल्स टू होता है टोटल मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ बॉयज बराबर एवरेज मार्क्स आएगा। तो एवरेज मार्क्स कितना है, इतना है, ठीक है, इनटू टोटल, हाँ टोटल तो हमको निकालना है ना, और ये देखो नंबर कितना है बॉयज का 24 है ना, तो ये लो 24 किधर आ जाएगा, इधर 24। तो देखो यहां से भी समझ गए टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 24 इंटू 24। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्लियर है। और यही बात किस पे लागू होगी, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है ना, एवरेज और परसेंटेज, जब तक आप पूरा नहीं करोगे ना तब तक आपको होगी दिक्कत। आप सोचोगे सिर्फ सवाल करके हो जाए तो नहीं होगा। और एवरेज और परसेंटेज ही ऐसा चैप्टर है जो आप हर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मतलब कोई और चैप्टर होगा वहां भी, अब देखो ना ये कोई और चैप्टर का है और देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे मतलब कि एवरेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज और परसेंटेज को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो देखो गर्ल्स मतलब बॉयज के टोटल मार्क्स कितने हो गए, इतने, और गर्ल्स कितनी है 16। इनका जो टोटल मार्क्स है वो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, एवरेज मार्क्स को हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल मार्क्स आ जाएगा। फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा था। अब फिर क्या बोल रहा है, तो पूरी कक्षा का एवरेज मार्क्स बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, बॉयज का टोटल मार्क्स प्लस गर्ल्स का टोटल मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बॉयज और गर्ल्स हैं, जो कितना है 40 इज इक्वल्स टू क्या हमारा जो है एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो बॉयज का टोटल मार्क्स कितना है 24 इंटू 42 प्लस गर्ल्स का टोटल मार्क्स कितना है 46 इंटू 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 40, ठीक है। आप इसको करिए, वीडियो लंबी होगी, कैलकुलेशन लंबी होगी, तो इसको आप करोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बता तो रहा हूं बट मुझे लग रहा है कि जो परसेंटेज है ना, मैं एक क्लास आपको परसेंटेज की और एवरेज की दे दूं। यहां परसेंटेज नहीं है लेकिन परसेंटेज बहुत जगहों पे आता है। तो एवरेज की आई होप ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, एवरेज की मैं आपको एक डेडिकेटेड क्लास देने वाला हूं, ठीक है। तो शायद वो कल या परसों आएगी, तो आप देख लेना और फिर से इस क्वेश्चन को करना। अभी भी हालांकि आप जितना मैंने बताया है इसके बाद भी आपसे ये क्वेश्चन ठीक ठाक हो जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा या एक बार दो बार आपने वीडियो को देखी होगी तो। और जिन बच्चों को आता है उनको तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सारी होगी इसमें, तो कैलकुलेशन भी आपकी सुधरने वाली है, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने अगले सवाल, ये हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं हम अगले सवाल पे। क्या है अगला सवाल, हो अगला सवाल है देखो डिस्काउंट, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, डन। और ये सवाल भी ध्यान से देखोगे ना तो बड़ा मजेदार सा सवाल है और ये पूछा गया है। ये सारे सवाल जो मैंने आपसे लिए है, आप आज के क्लास में लिए है ना, ये सीयूईटी के सवाल हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आएंगे। तो चलो अब देखो क्या है, एक वस्तु को 20% की छूट देने के बाद 504 में बेचा जाता है। एन आइटम इज सोल्ड फॉर 504 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है जी, एंड स्टिल अ प्रॉफिट। और इतने में बेच के भी जो है ना, ये जो दुकानदार हैं वो कितना कमाते हैं 5% कमाते हैं, तो ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना, यानी कि इसमें हमको एमपी भी निकालना है पहले तो और सीपी भी निकालना है और बताना है कि दोनों के बीच का फर्क कितना है। तो पहले तो देखो सारी कहानी आती है भाई साहब कि उसने कितने में खरीदा, ठीक है।
और कितने में बेचा। तो हम जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, उसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस जानना चाहिए। और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे? नहीं, वो दिया जाता है मार्क प्राइस पे। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? सीपी वो प्राइस जिस पे दुकानदार कुछ खरीद के लाता है, एमपी वो जो उस पे खरीद के वो लाता है और उतने में तो नहीं बेच देगा, ठीक है, तो उस पे जो वो टैग लगाता है वो एमपी। और फिर इस पे अगर दो कहानी है, या तो डिस्काउंट देगा या डिस्काउंट नहीं देगा। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो एमपी ही उसका एसपीबी हो जाएगा, यानी सेल प्राइस। लेकिन अगर वो डिस्काउंट देता है तो उसका सेल प्राइस कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक वस्तु को अब देखो ध्यान से, तो मानते हैं पहले निकालते हैं कि उसने लाया कितने में। ये तो दे रखा है हमारा कि 504 में बेचा गया, तो लाया कितने में? तो लाया मान लेते हैं सीपी में। ओके जी, सीपी में। और सीपी देखो, सीपी तो ले ही रहा है प्लस 5% ऑफ सीपी, और ले रहा है वो सीपी का 5% ले रहा है ना। प्रॉफिट किस पे होता है? जितना पैसा उसने लगाया है, तो सीपी लगाया है और 5% और उस पे ले रहा है, तो उसका कितना हो गया? और बेच कितने में रहा है, यानी उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं? इतने आ रहे हैं। क्लियर है? इसको ये तो मैंने इतना लंबा लिखा समझाने के लिए, इसको सीधा आप ऐसे लिख सकते थे 105 सीपी अपॉन में 100 बराबर 540। ठीक है, फिर से समझो कैसे, ये लो, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, सीपी प्लस, और सीपी की जगह एक्स वाई लो तो आपकी मर्जी। ठीक है, अपॉन में 100 इंटू सीपी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा। देखो, इसको मैं मिटाने वाला हूं, लेकिन सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ये चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए। 5 सीपी इज इक्वल्स टू 540। देखो 100 सीपी और 5 सीपी कितना हो गया? 105 सीपी हो गया, है ना। सीपी की जगह एक्स वाई भी ले सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। तो मैं ये अब नहीं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, 105 सीपी अपॉन में 100, यानी सीपी तो ले ही रहा है, 100% तो ले ही रहा है जितना उसने लगाया, 5% उस पर और ले रहा है जितना उसने लगाया। तो 105 सीपी और परसेंटेज के लिए अपॉन में 100 इज इक्वल टू 504। तो यहां से हमको क्या मिलने वाला है बाबू? सीपी मिलने वाला है। चलो देखते हैं कितना, इंटू 100 अपॉन में 105। पहले तो 5 से काट लीजिए 20 बार में, और ये 21 बार में। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं 7 बार में, और ये 18 यानी 180। ठीक है, फिर 7 से शायद ये भी कट जाए, 540 कुछ गलत किया आपने। हाँ देखो 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 देखो, गलत किया ना, 504। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 504 इंटू 100 अपॉन में 105। डन। 2 सब कुछ वही रहेगा, 20 हो गया, ये 21 हो गया। फिर 3 से 3 से 3 से 3 7 जा, और ये ठीक है। चलो मित्र, इतना रिस्क ले लिया तो थोड़ा और लेते हैं। 105, ये तो हमने 21 से काट ही दिया, 21 से पूरा काटते हैं। 21 दूना 21, 2 जा 42, 8 आया, 8 और 4, तो 21 का तो मुझे आता है टेबल, 21 इंटू 4। ठीक है, तो सीपी देखो कितना हो गया, 24 इंटू 2 4 48, और ये 0। तो ये देखो कितना हो गया सीपी, 480। यानी ये भाई साहब कितने में खरीद के लाए थे? 480 में। खत्म। अब देखो आगे फिर से आते हैं। अब बोल रहा है कि जो एमपी है ना, एमपी तो है ही है, लेकिन एमपी का 20% क्या किया जाता है? छूट दिया जाता है। तो 20% ऑफ एमपी, और फिर कितने में बेचा जाता है? वही 504 में, है ना। तो देखो फिर से इसको मैं सीधा ये लिख सकता था, 80 एमपी अपॉन 100 इज इक्वल टू 504। मैं लिख सकता था, आप भी लिख सकते हो। प्रैक्टिस कर लो, मेरे कहने पे मत लिख लो कि हाँ मैंने लिख दिया तो आप भी लिख लो। आपका रीजन होना चाहिए। अगर कोई चीज मैं बता भी रहा हूं ना, तो हो सकता है मैं तो देख के बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही हो ना, कि मैंने बोल दिया कि ये कर लो, तो अगर आपको लग रहा है कि इसके पीछे का लॉजिक नहीं दिया गया है, तो आप कमेंट में लिखो मुझे, ठीक है, कि सर ये क्यों किया आपने, ये तो बताओ। तो बहुत बार ऐसा होता है
कि दोनों, अभी तो हम और भी जब मुश्किल में आएंगे ना बहुत कुछ करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, पुटिंग रूट ऑन बोथ साइड, बहुत कुछ करते हैं, 2ab प्लस कर देंगे, 2ab माइनस कर देंगे। तो आपको रीजन पता होना चाहिए। तो यहाँ कुछ भी मैं कर रहा हूं ना तो आप, मैं हालांकि मुझे जितना समझ आ रहा है तो मैं तो आपको बता दे रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए, अभी मैंने ये लिख दिया लेकिन मैं शायद ना लिखूं अब, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर आप ही कहोगे कि सर ये तो इतना टाइम थोड़ी ना हमको पेपर में मिलता है। तो पेपर में तो हमको बहुत कम टाइम मिलता है, बिल्कुल बहुत कम टाइम मिलता है, और बहुत कम टाइम में सवाल होगा, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये बात बात में हमने देखो लिख भी दिया, ठीक है। चलो जी, MP इज इक्वल टू 504 इंटू 100 अपॉन में 80, काटे कितना, ये 5 बार में 20 से, और ये 4 बार में, और ये तो कटेगा कटेगा, है ना। 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, और फिर कितना बचा, 4 6 जा, सही है ना। हाँ, MP कितना आया, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 1 जा 5, और 1 6, 630। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस ये है और मार्क प्राइस ये है, तो कितना ज्यादा है, तो हम क्या करें, माइनस करें, 480, 480, ठीक है। 13 में से 8 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, 150, ठीक है। ये देखो, अब आपको पता है, आपको बताते वक्त मैं भी कभी कभी नर्वस होता हूं, क्योंकि कि कोई गलती ना हो जाए, और देखो वो नर्वसनेस में ना गलती होती है। और यहां से एक मैसेज है कि अभी जैसे होगा ना कि घर में आप कर रहे हो, और पेपर मतलब कि घर में कर रहे हो, प्रैक्टिस में कर रहे हो, लेकिन जब पेपर में जाओगे ना तो बहुत, जो चीज आप घर में गलत कर रहे थे, घर में सही कर रहे थे, वो वहां पता चले कि नर्वस गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके पीछे का रीजन क्या होगा, नर्वसनेस, ठीक है। और ये बताते हुए मैं भी नर्वस रहता हूं, ठीक है, कि कहीं मैं गलत ना बता दूं। तो ये नर्वसनेस पे काम करिए, आप भी काम करिए, हम भी काम करते हैं और कर ही रहे हैं लगातार, ठीक है। देखो मैंने ऑनेस्टी में एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने तो आपके आगे किया, आपको खुद से एक्सेप्ट करना है। अगर आप नर्वस हो रहे हो ना, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो अभी, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम नहीं है यार, यहाँ तो फिर भी मेरे पास टाइम है नर्वस होने का, ठीक है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो नर्वस मत होइएगा। और ऐसा मैं तब बोल रहा हूं, देखो मैं भी कभी कभी होता हूं नर्वस, तो ये जो देखते हो ना, कभी बोला कुछ लिखा कुछ, ये उसी का नतीजा होता है। तो आप भी इस पे काम करिए और ये नर्वसनेस दूर होगी, किससे, प्रैक्टिस से, ठीक है। तो हुई हुई चीज हम गलत कर देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको सीट चाहिए। ये देखो एक पेज ब्लैंक है, लेकिन इधर है सवाल, ठीक है। ले लीजिए ये सवाल, करिए, नोट करिए, ये हिंदी के लिए नोट करिए, डन, खत्म। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन, ठीक है। वापस आ गए हम अपने मेन स्लाइड पे, ठीक है। तो देखिए ये आज थी 5th क्लास, और अभी है, हम रोज क्लास कर रहे हैं और कर ही रहे हैं, बीच में होली हो गई, उसकी छुट्टी हो गई, ठीक है, तो मैंने भी क्लास नहीं ली। तो करिए, फिर आते हैं हम, अभी फिर से पानी वानी पी के हम आते हैं, और जीके और रीजनिंग पढ़ेंगे साथ में, और फिर आप भी थोड़ा फ्रेश हो जाइए, थोड़ा करिए, उसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, करते रहिए।